हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके जो चैप्टर है ये हमारा, इसके हमने काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम इसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट कैसे हुआ था, क्या चीजें हुई थी। जैसे 1789 में जो बास्टाइल फोर्ट पे अटैक किया था, उसके बाद जो सिचुएशन थी वो खराब होती हुई चली गई थी। और वो जो अटैक था 1789 का, वो समर के टाइम में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1791 में। एंड उसके बाद जो अब आगे जो चीजें होंगी ना, वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसको हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना। तो चलिए, आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। जो उससे पहले हम टॉपिक कवर कर रहे थे ना, थोड़ा सा हमको देख लेते हैं। हमने उसमें क्या करा था, बास्टाइल फोर्ट का जो रेवोल्यूशन था उसको देखा था, जो कि समर में हुआ था 1789 में। एंड उसके बाद जो मोनार्की थी, लुईस 16 जो था, लुईस 16 की पावर को क्या कर लिया था, नेशनल असेंबली ने कंट्रोल कर लिया था। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में। और 1791 में जब उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो हमारी मोनार्की थी उसकी पावर को सीज कर लिया। और मोनार्की को बोला गया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनोगे। मतलब जो फ्रांस की जो मोनार्की थी ना, वो किस टाइप की हो गई थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो बन चुकी थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो बन गई, बट क्या राजा चुप बैठने वालों में से था? देखिए, हमारा अब टॉपिक क्या है, फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब जो फ्रांस है ना हमारा, वहां से जो मोनार्की है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और फ्रांस क्या बन जाएगा, फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन बन जाएगा। अब मोनार्क देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा फ्रांस था उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1791 में। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन बन गई। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जब मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो मोनार्की को अबॉलिश कैसे किया गया था, वो अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे। देखिए, ऑल्दो लुईस 16 had signed the constitution, the situation in France continued to be tense during the following year। लुईस 16 ने क्या करा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना था उस पर साइन कर दिए। और उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, हमारी जो मोनार्की है, मैं तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानने के लिए रेडी हूँ। तो अब जो पावर होगी हमारी किस के अकॉर्डिंग काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो जो फ्रांस की जो सिचुएशन थी ना, ये सबके लिए तो ठीक थी, बट जो राजा था, जो लुईस 16 था, उसके लिए थोड़ी टेंस वाली सिचुएशन बन चुकी थी। और आने वाले टाइम के लिए भी एक टेंस सिचुएशन थी। The king of France entered into secret negotiation with the king of Persia because ruler of the other neighboring countries were worried to buy the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। ये चीजें कब हुई थी, समर 1789 में। अब देखो, सिंपल सी चीज है। मान लो मैं हूं या फिर आप लोगों के पास पूरी की पावर है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। अब सडनली कुछ लोग आए और वो बोले कि हम आपकी पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप वही काम करोगे जो हम आपको बोलेंगे। अब इस तरीके से बोला गया, तो क्या वो जो पर्सन है जिसके पास सारी पावर है उसको ये चीज एग्री होगी कि हाँ ठीक है भाई पावर ले लो? कोई भी इस चीज पे एग्री नहीं करेगा कि उसकी पावर को उससे छीन लिया जाए। तो सेम यही चीज किसके साथ हुई थी, लुईस 16 के साथ हुई थी। जब नेशनल असेंबली में उसकी पावर को सीज किया, तो उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई थी। इंटेंसली उसने इन चीजों को मान तो लिया था कि हाँ ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करता हूँ, बट उसके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ दूसरी ही चीजें चल रही थी कि मैं इन लोगों के सामने मान लेता हूँ। फिर कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये था कि यार दोबारा मेरी पावर मेरे हाथों में आ जाए, किसी न किसी तरीके से जो मेरे पावर है वो कहाँ आ जाए, मेरे हाथों में आ जाए, ये उसके माइंड में था। तो उसने अब एक नया स्टेप लिया। अब न्यू स्टेप उसका जो था वो ये था कि मैं दूसरे राजाओं के साथ मिलकर, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया और पर्शिया हो गया, तो इनके जो इनका जो मोनार्की सिस्टम था उनके साथ मिलकर मैं नेशनल असेंबली पर क्या करवाऊंगा, अटैक करवाऊंगा। और मैं नेशनल असेंबली पर अटैक करवाने के बाद जब नेशनल असेंबली क्या हो जाएगी, डिफीट हो जाएगी, हार जाएगी, तो उसकी सारी पावर दोबारा से मेरे हाथों में चली जाएगी। ये प्लान बनाया था किसने, लुईस 16 ने। ठीक है, ऑस्ट्रिया तो सिंपल सी बात है, उसकी हेल्प करेगा ही करेगा। और भाई लुईस 16 उसका दामाद था, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से शादी हुई थी ना मारिया एंटोनेट से, तो वहां का दामाद हो गया। तो वो ऑस्ट्रिया तो हेल्प करेगा ही करेगा, पर्शिया भी हेल्प कर रहा था। ये सब लोग जितने भी उसके आसपास कंट्री थी ना, वो इसलिए फ्रांस की हेल्प कर रही थी क्योंकि उनको पता था आज रेवोल्यूशन फ्रांस में स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बाकी एम्पायर तक भी
पहुंचेगा और वहां के लोग भी आज नहीं तो कल दोबारा रेवोल्यूशन करेंगे ही करेंगे। तो इससे अच्छा है हम फ्रांस में ही इस रेवोल्यूशन को सप्रेस कर दे। तो ये चीज उनके माइंड में चली और यही थिंकिंग लेकर उन्होंने लुइस 16 ने जब उनसे बात करी, उनसे नेगोशिएट किया, तो वो लोग इस चीज को मानने के लिए रेडी हो गए। तो देखिए यहाँ पर यही बोला, द किंग ऑफ फ्रांस एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन। उसने सीक्रेट नेगोशिएशन बनाया, मतलब चुपके से बात करी, किससे? द किंग ऑफ पर्शिया, बिकॉज रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्री, जो भी अदर नेबरिंग कंट्री थी, वर वरीड टू बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, क्योंकि उन लोगों को भी टेंशन थी, जो चीज आज फ्रांस में हो रही है ना, हो ना हो कल वो उनके देश में भी होने वाली है। तो उनके देश में ये चीजें डेवलप हो उससे पहले उस चीज को फ्रांस में ही दबा दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए कि चीजें फ्रांस में ही दम तोड़ दे, जिसकी वजह से बाकी लोगों के अंदर जोश ही ना आए कि वो स्टेप को आगे बढ़ा सके। तो ये चीज सोचकर उन लोगों ने लुइस 16 की हेल्प करने की कोशिश करी। और बाकी दोनों ही रूलर थे, तो भाई मैं भी रूलर तू भी रूलर, हम दोनों भाई भाई हो गए, तो हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस चीज को लेकर इन्होंने ये सोचा, फिर मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। फिर उन्होंने कहा हम अपने ट्रूप्स को भेजेंगे, जैसे कि समर 1789 में भेजा था, और वहां जाकर उन्होंने मतलब लोगों को कंट्रोल में कर लिया था। तो इसलिए इन्होंने यहाँ भी यही डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रूप्स को भेजेंगे, और अपने ट्रूप्स को भेजने के बाद हम क्या करेंगे, वो उन पे अटैक करेंगे और नेशनल असेंबली पे अटैक करेंगे, और नेशनल असेंबली पे अटैक करने के बाद क्या होगा, नेशनल असेंबली डिफीट हो जाएगी, हार जाएगी, फिर वो सारी बात किसके हाथों में चली जाएगी, लुइस 16 के हाथों में चली जाएगी, और दोबारा से सारी की सारी पावर लुइस 16 की। तो वहां का नया किंग लुइस 16, और उसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ये चीज सोची थी किसने, ये सारी चीजें सोची थी लुइस 16 ने, उसने ये प्लान बनाया था। अब ये देखते हैं ये प्लान उसका सक्सेसफुल हुआ भी था या फिर नहीं हुआ था। वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। अब देखिए, जो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो राजा वगैरह होते हैं या जो उनके मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, सबके क्या कुछ एजेंट्स होते हैं, गुप्तचर होते हैं, जो कहीं कुछ भी हो रहा हो ना, वो सारी खबर राजा को पहुंचाते हैं। इस टाइप के कुछ लोग होते हैं ना। तो नेशनल असेंबली के भी ऐसे ही कुछ लोग थे। नेशनल असेंबली ने भी क्या कर रहा था, उसके कुछ एजेंट थे, जो कहीं भी कुछ भी हो रहा होता था वो सारी बात आके किसको बताते थे, नेशनल असेंबली को बताते थे। तो ये वाली जो न्यूज थी ना कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया नेशनल असेंबली या फ्रांस पे अटैक करने वाला है, तो उन्होंने सोचा वो हम पर अटैक करे, उससे पहले हम भी क्यों ना उन पर अटैक करें। जब उनके एजेंट्स ने आकर उनको ये बात बताई कि जो पर्शिया है और ऑस्ट्रिया है ये नेशनल असेंबली के ऊपर क्या करेगा, अटैक करने वाला है, तो उनका ठीक है भाई हम। अब उन्होंने भी प्लान बनाया, उन लोगों ने सबको इकट्ठा किया और उन्होंने वोटिंग करवाई। ठीक है, ऐसे नहीं किया उन्होंने पूरी असेंबली बुलाई और उस असेंबली के थ्रू उन्होंने वोटिंग करवाई, और वोटिंग करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें क्या करना है। फिर उनका ये सॉल्यूशन निकला कि वो हम पर अटैक करे उससे पहले हम भी उन पर अटैक कर देते हैं चुपके से, उनको पता भी नहीं चलेगा और वो हार भी जाएंगे। तो यहाँ पर यही हुआ, देखिए बिफोर दिस कुड अकर इन अप्रैल 1792 में द नेशनल असेंबली वोटेड टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। 1792 में ये वॉर हुई थी और इसमें इन्होंने वोट करवाए थे, और वोट के थ्रू ने ये डिक्लेयर करवाया था कि हमें पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट क्या करनी है, वॉर करनी है। ठीक है, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में क्या करनी है, वॉर करनी है। Thousands of volunteers thrown from the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against king and aristocracy all over Europe. और देखिए ये जो वॉर थी ना, इस वॉर में thousands of people इंक्लूड हुए थे। क्यों हुए थे? अब ये जो वॉर स्टार्ट होने वाली थी ना, ये राजा और लोगों की वॉर नहीं थी, ये उन सारी की सारी एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ वॉर थी। ये सिर्फ लुइस 16 की लड़ाई नहीं थी, या सिर्फ ऑस्ट्रिया और पर्शिया की वॉर नहीं रह गई थी, अब ये लोगों की और राजा जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी उन दोनों के बीच वॉर हो गई थी, चाहे फिर वो कहीं के भी हो। तो जो अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग एरिया के जो लोग थे ना, वो सारे के सारे वॉलंटियर इस वॉर में शामिल होने के लिए आ रहे थे अलग अलग जगह से, कोई नॉर्थ से, कोई साउथ से, कोई साउथ वेस्ट से। तो हर जगह से लोग इस वॉर में शामिल होने के लिए आ रहे थे, क्योंकि अब ये वॉर सिर्फ लुइस 16 की या पर्शिया ऑस्ट्रिया की नहीं, ये हर अरिस्टोक्रेसी क्लास के अगेंस्ट वॉर थी कि हमें इस मतलब मोनार्की को ही खत्म कर देना है। आज इसने ये स्टेप उठाया, कल को फिर कोई दूसरा स्टेप उठाएगी, सारे राजा मिलकर कल को फिर कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि मोनार्की ही खत्म हो जाए।
मोनार्की बचे ही ना। अब तक तो हमने चलो इसको हटाया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की दी, बट जब ये ऐसे काम करेंगे तो हम ऐसे कोशिश करेंगे कि मोनार्की ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो उन्होंने ये प्लान बनाया और इसके लिए हर जगह के जो वॉलंटियर थे, हर जगह से लोग आने लगे। तो थाउजेंड्स ऑफ जो वॉलंटियर्स थे वो इस वॉर में शामिल हुए थे। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग। ये जो वॉर थी ना, ये लोगों की और किंग की वॉर थी, मतलब पीपल अगेंस्ट किंग्स, लोग राजाओं के अगेंस्ट थे। ये सभी राजाओं की वॉर थी, किसी पर्टिकुलर एक फ्रांस या पर्शिया या ऑस्ट्रिया की नहीं थी, ये सभी एरिस्टोक्रेसी क्लास के लिए क्या थी, वॉर थी। एंड एरिस्टो ऑल ओवर द यूरोप, ये पूरे राजाओं के लिए थी कि हम यहाँ वॉर करेंगे तो इससे जो सबक है वो पूरा का पूरा यूरोप सीखेगा, इसलिए ये क्या करवाई गई थी, वॉर करवाई गई थी। ठीक है, अब देखते हैं ये जो वॉर हुई कब हुई थी, 1792 में वॉर हुई थी। अब देखते हैं क्या राजा जीता या फिर सॉरी क्या नेशनल असेंबली इस वॉर को जीती या फिर हार गई, वो भी। ये देखिए ये वॉर का सीन है, मतलब इस तरीके से क्या हुई थी, वॉर हुई थी। ये नेशनल असेंबली है, उधर से उनके मोनार्की के आर्मी ऑफिसर में। नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक ऐड है बीच में। नेशनल एंथम क्या है फ्रांस की, आज के टाइम में भी सेम यही नेशनल एंथम है। दे संग द मर्सिलीज कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजर दे लिजले among the patriarchy song. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. The Marseilles is now the national anthem of France. अब देखिए हर जगह के जो वॉलंटियर्स थे ना वो निकल कर आ रहे थे, हर जगह जो वॉलंटियर्स थे वो निकल कर आ रहे थे। मतलब हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ से कुछ वॉलंटियर्स गए, कुछ साउथ से गए, कुछ नॉर्थ से गए, हर जगह से क्या थे, वॉलंटियर्स इस वॉर में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो मर्सिलीज, मर्सिलीज फ्रांस में एक जगह है, क्या है, मर्सिलीज जो है वो फ्रांस की एक जगह है। तो मर्सिलीज से जब लोग निकल के जा रहे थे ना, जो वॉलंटियर्स मर्सिलीज में से होकर जा रहे थे, वहां पर एक पोएट थे रॉकेट दे लिजले, इन्होंने क्या करा, एक सॉन्ग गाया, एक सॉन्ग गाया। और जब वो जो सॉन्ग उन्होंने गाया ना, उसी सॉन्ग को मर्सिलीज बोला गया। क्यों बोला गया मर्सिलीज, ये मर्सिलीज से पेरिस की तरफ जा रहे थे। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये मर्सिलीज है तो मर्सिलीज से पेरिस की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ ये जो लोग थे, मर्सिलीज ये एरिया है, ये लोग यहाँ से गाते हुए पेरिस की तरफ जा रहे थे। तो ये जो सॉन्ग था ना, इस सॉन्ग का नाम ही क्या रख दिया गया था, मर्सिलीज रख दिया गया। क्यों, क्योंकि जिन लोगों ने गाया था, ये जहां से शुरू हुआ था उस एरिया का क्या नाम था, मर्सिलीज, उसी लिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, मर्सिलीज। और ये बन गई फ्रांस की नेशनल एंथम, क्योंकि इसको वॉर के टाइम में गाया गया था। ओके ठीक है, देखिए इसमें यही है, दे संग द मर्सिलीज, मर्सिलीज में गाया गया था, या कंपोज किया गया था, जो थे रॉबर्ट दे लिजले। और ये एक पैट्रियार्की सॉन्ग है, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, लड़ाई के टाइम पे जो जोश जगा दे लोगों में, उस टाइप का सॉन्ग है। और इसको गाया गया था पहली बार वॉलंटियर्स ने गाया था, मर्सिलीज के वॉलंटियर्स थे जो वो मार्च कर रहे थे इनटू पेरिस। मतलब मर्सिलीज से कहाँ जा रहे थे, पेरिस जा रहे थे, और इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया, मर्सिलीज। और मर्सिलीज आज भी क्या है, फ्रांस की नेशनल एंथम है। ओके तो चलो ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसने कंपोज किया था, पोएट कौन था, फर्स्ट टाइम कहाँ पर इसको कंपोज किया गया था, किन लोगों ने इसको मतलब संग किया था, गाया था, वॉलंटियर्स कौन थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे। देखो इतने सारे क्वेश्चन, सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके अब देखिए हम अपने दोबारा टॉपिक पे आते हैं, जो हम वॉर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उस वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या नेशनल असेंबली जीती या लुई 16 जीता, बताओ फटाफट से कौन जीता, कमेंट करके बताना फटाफट से कि कौन जीता। इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर, पीपल सफर लॉसेस एंड इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी वॉर। ठीक है, ये अब इसमें जो वॉर हुई थी ना, उसका देखो, वॉर हुई, वॉर में सिंपल सी बात है, नुकसान सबका होता है। वो जो वॉर थी नेशनल असेंबली जीत चुकी थी। ठीक है, वॉर कौन जीत गया, नेशनल असेंबली ने वॉर जीत ली। अब उस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो रेवोल्यूशनरी वॉर हुई थी, अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, तो देखते हैं। लॉसेस एंड इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ी। सिंपल सी बात है, जब भी कभी वॉर होती है तो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी ही पड़ती है, क्योंकि इकोनॉमी का बहुत लॉस होता है। लोग काम वगैरह छोड़ के जब वॉर में शामिल होने जा रहे हैं, ठीक है, जब सब काम धंधा छोड़ के वॉर में शामिल होने जा रहे हैं,
तो उनके घर पे कमाने खाने वाला कौन है? तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको लॉस में देखनी पड़ती है, इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ी। वाइल द मैन वर अवे, जब घरों को छोड़कर जो मैन थे वो वॉर पर चले गए, घरों को छोड़कर जब जो मैन थे वो कहाँ चले गए? वॉर पर। फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। मैन तो चले गए वॉर पे क्योंकि रेवोल्यूशनरी से, अब उनके पीछे उनका घर कौन संभालेगा? तो उसको घर का जो पूरा बर्डन था ना वो किसने ले लिया? विमेन्स ने ले लिया। विमेन्स बाहर जॉब भी करने लगी, घर और बाहर दोनों हैंडल करने लगी। अब मान लो अगर विमेन ना हैंडल करती तो क्या वो मैन बाहर वॉर के लिए जा पाते? क्या फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो विमेन्स का भी जो कंट्रीब्यूशन है ना वो भी 100% है, मतलब विमेन्स ने भी बहुत ज्यादा इस वॉर को लेके कंट्रीब्यूशन किया था। सिर्फ मैन ने नहीं, विमेन ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि मैन तो तभी जा पाए जब वो अच्छे से घर को हैंडल कर पाए। अगर वो घर को हैंडल ना करती तो क्या मैन जा पाते? बिल्कुल भी नहीं जा पाते। तो इसीलिए विमेन ने क्या करा, एक अर्निंग सोर्स बनी, अपने जो बच्चे थे उनका जो घर था, फैमिली थी, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से संभाला हुआ था। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society। और देखो यहाँ पर एक चीज और हुई थी, लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का जो एक लार्ज सेक्शन था वो कन्विंस्ड हो गया था किसमें? रेवोल्यूशन में, टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें जो पॉलिटिकल राइट्स जो दिए गए थे ना वो सिर्फ और सिर्फ किसको? रिचर सेक्शन को दिए गए थे। तो इस वजह से जो कुछ पुअर फैमिलीज थी ना वो वॉर में इंक्लूड ही नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? उन्होंने कहा जब हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है, जो पुअर फैमिलीज थी वो कह रहे जब भी हमें वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके का राइट नहीं दे रहे तो हम वॉर में शामिल क्यों हुए? तो उन्होंने ये जो रेवोल्यूशन वॉर हो रही थी इसको छोड़ दिया था, रिमूव कर दिया था, ठीक है, डिनाई किया था कि हम इस वॉर में शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके बारे में कभी भी सोचा नहीं था। जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उनके लिए पॉलिटिकल राइट्स, उनके लिए भी तो कुछ बनाने चाहिए थे, कुछ राइट्स उनको भी मिलने चाहिए थे, बट उनको किसी भी तरीके का कोई भी राइट नहीं दिया गया था। तो इसलिए जो एक पुअर सिटीजन थी ना वो, या फिर ये कह सकते हैं जो पैसिव सिटीजन थी, वो उस चीज में वॉर में शामिल ही नहीं हुई थी। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि जब इन लोगों के बारे में नहीं सोचा गया नेशनल असेंबली में तो अब उन्हीं के बारे में लोग क्यों सोचेंगे? तो इसलिए ये लोग उसमें शामिल नहीं हुए थे वॉर में। ये वॉर का टाइम पीरियड है, किस तरीके से वॉर हुई थी। एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लब, political clubs became an important rallying point for the people who was to discuss government policies and plan their own forms of action। The most successful of these clubs, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लब, अब कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए थे। पॉलिटिकल क्लब्स क्या होते हैं? देखो जहां पे हमें डिस्कशन करना है, जहां पे हमें बैठकर मीटिंग करनी है, इस टाइप के हर जगह कुछ क्लब्स बनाए गए थे जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल बैठकर मीटिंग कर सके, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर डिस्कशन कर सके। जो अब ये वॉर जो स्टार्ट होने वाली थी या फिर ये जो वॉर हुई थी इस चीज को लेकर क्या डिस्कशन करना है, आगे गवर्नमेंट किस तरीके से चलेगी, लुईस 16 को कैसे फेस करना है, तो इन सारी चीजों को डिस्कशन किए जाते थे। उसके लिए क्या बनाए गए? कुछ पॉलिटिकल क्लब बनाए गए थे। पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पोर्टेंट रैली पॉइंट फॉर पीपल हु वाज टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। यहाँ पर क्या किया जाता था? डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता था, प्लान्स को फॉर्म किया जाता था, ठीक है, ओन फॉर्म्स, कि किस तरीके से उस पर एक्शन लिया जाएगा। The most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacobin, पेरिस। देखो काफी सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए थे। देखो होता है ना कि चीजें तो बहुत सारी बनाई जाती हैं बट फेमस उसमें से एक या
दो होती हैं। तो सेम उसी तरीके से क्लब तो बहुत सारे बनाए गए थे, बट उसमें जो सबसे फेमस क्लब था वो था आपका जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन जो क्लब था, देखो यहाँ पर क्या फ्रांस में ना पता है चीजें कैसे चलती है, चीजों के जो नाम होते हैं ना वो जगह के नाम पे रखे जाते हैं, जहां से वो चीज स्टार्ट हुई जिस जगह से उसका नाम वही रख दिया जाता है। जैसे मर्सिलीज से वो सॉन्ग स्टार्ट हुआ तो इसका नाम भी मर्सिलीज रख दिया गया, जो क्या है फ्रांस की नेशनल एंथम है। सेम उसी तरह से ये जो जैकोबिन्स क्लब बनाया गया था, ये जो क्लब बनाए गए थे उसमें सबसे फेमस क्लब कौन सा था, सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन। इसका नाम जैकोबिन क्यों रखा गया था, क्योंकि फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन पेरिस एक बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग जो चर्च की तरह लगती थी, उसको उस चर्च को हटाकर या बिल्कुल उसके जैसी कोई अदर अथॉरिटी थी तो उसको वहां हटाकर वहां पर क्लब स्टैब्लिश किया गया था। तो उसका नाम था सेंट जैकोब। कहां पर थी ये, पेरिस के अंदर थी। तो उस बिल्डिंग को चर्च से रिमूव करके क्या कर दिया गया था, एक डिस्कसिंग या मीटिंग के लिए क्लब बना दिया गया था। अब उसका पहले नाम क्या था, जैकोब, तो इसीलिए इस क्लब का नाम क्या रखा गया, जैकोबिन क्लब। ओके, एक ये कॉन्वेंट बिल्डिंग थी, कॉन्वेंट का मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी वो, ठीक है। तो वहां पर उस मीटिंग के लिए डिस्कशन के लिए क्लब बनाया गया और उस क्लब का नाम क्या रख दिया गया, जैकोबिन। क्यों, क्योंकि उसका नाम पहले से ही क्या था, जैकोब था। तो जैकोब की वजह से इसका नाम क्या रखा गया, जैकोबिन क्लब। और ये क्लब सबसे ज्यादा क्या था, फेमस क्लब था। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। वुमेन्स को देखो हमने पहले भी देखा है कि वुमेन्स को कोई राइट नहीं मिलते। जब चर्च सेंट पाउल में जाते हैं तो वहां वुमेन्स को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह खड़ा रखा जाता है कि आप सिर्फ खड़े रहो और चीजों को सिर्फ देखो। तो वुमेन्स ने इस यहाँ तक आते क्या करा, उन्होंने अपने खुद के कुछ अलग क्लब बना लिए। वो मेन के साथ में कंट्रीब्यूट नहीं किया उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने खुद के अलग अलग क्या बनाए, क्लब्स बना लिए थे। उनके खुद के क्लब थे, उनका खुद का न्यूज़पेपर था, उनकी खुद की मैगजीन थी, वगैरह सारी चीजें थी। अब जैकोबिन क्लब क्या था, देखिए द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये जो जैकोबिन क्लब बनाया गया था इसमें कोई रिचर पर्सन नहीं था, जो सोसाइटी का रिचर सेक्शन है वो इसमें शामिल नहीं था। इस क्लब में सिर्फ वो लोग शामिल थे जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जो लेस प्रोस्पेरस थे। प्रोस्पेरस का मतलब होता है जो बहुत ही समृद्ध हो, जिनके पास सब कुछ है। तो यहाँ पर लेस प्रोस्पेरस लोग इसमें शामिल हुए थे, मतलब गरीब लोग बोल सकते हैं हम, इस क्लब में शामिल हुए थे। कोई भी रिचर पर्सन इसमें शामिल नहीं था। जैसे कि दे इंक्लूडेड जो स्मॉल शॉपकीपर थे वो जैकोबिन क्लब में शामिल थे, आर्टिसंस हो गए, सच है शू मेकर हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए जो पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं, वॉचमैन, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर। तो आपने इसमें एक चीज देखी, कोई भी रिचर पर्सन इस क्लब में शामिल नहीं हुआ था। सब क्या थे, जो छोटा मोटा काम करते थे वो लोग इसमें शामिल हुए थे। अब इन्हीं के बीच में से एक ऐसा पर्सन निकल कर आया जो वहां उनकी लीडरशिप संभालेगा। अब देखो कोई भी क्लब हो, कोई भी जगह, उसमें एक हेड तो बनता ही है ना, कोई एक पर्सन तो होता है जो उन सभी को हैंडल करता है। तो इस जैकोबिन क्लब का भी एक पर्सन था, वो हेड बना था मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर, ठीक है। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। ये जैकोबिन क्लब का क्या बना, हेड बना था। पूरे जैकोबिन क्लब को संभालने वाला कौन था, ये था मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। इसने पूरे जैकोबिन क्लब को हैंडल किया हुआ था। अ लार्ज ग्रुप अमंग दे जैकोबिन डिसाइड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोस वर्न बाय डॉक वर्कर्स। अब देखिए ये जो जैकोबिन क्लब था ना, ये राजा से खुद को फ्री रखते थे कि हम लोग फ्री हैं, हम लोग आजाद हैं, हमें बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं दिखना। अब जो आपने पहले मूवी वगैरह में देखा होगा, जो राजा वगैरह होते थे ना, मोनार्की से जो बिलोंग करते थे, वो नी ब्रीचेस पहन के रखते थे। नी ब्रीचेस मतलब होता है बूट। आज के टाइम में हम लोग बूट बोलते हैं, जो घुटने तक होते हैं, ठीक है, आपके नी तक होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको नी ब्रीचेस बोला जाता है। बूट जिनको हम सिंपल वर्ड में बूट बोलते हैं, नी तक होते हैं, घुटने तक होते हैं, ठीक है। घुटने तक के जो जूते होते हैं उसको नी ब्रीचेस बोलते हैं, ठीक है, हम लोग उसको बूट बोलते हैं। तो वो लोग बूट पहन के रखते थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें भी कुछ ऐसा स्टार्ट करना है जो हमें उनसे अलग करे। जैसे जो भी नी ब्रीचेस पहन के जाता हुआ दिखता था तो लगता था हाँ भाई ये नोबेल फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, ये नोबेल फैमिली से
बिलोंग करता है। तो उनको भी ऐसा करना था कि अगर हम भी कहीं से निकल कर जाए ना तो उनको पता लगे भाई हाँ ये जैकोबिन क्लब से बिलोंग करते हैं। तो उनका अपना एक ऐसा ड्रेसअप बनाना था जिससे लोगों को पता चल सके कि ये फ्री हैं और ये जैकोबिन क्लब से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने देखो कुछ स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना शुरू करा। अगर वो ये भी नी ब्रीचेस पहनते, इन्होंने नी ब्रीचेस को इसलिए स्टार्ट नहीं करा कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा, वो भी नी ब्रीचेस हम भी नी ब्रीचेस, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना था ना मोनार्की में और ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे इन दोनों में क्या करना था, डिफरेंस क्रिएट करना था। अब वो डिफरेंस तो तभी क्रिएट होगा जब दोनों का ड्रेसअप अलग होगा। तो उन्होंने स्ट्रिप ट्राउजर पहनना शुरू कर दिया जैसा कि डॉक वर्कर्स पहना करते थे। अब डॉक वर्कर्स कौन है, डॉक वर्कर्स वो होते हैं जो पोर्ट पर काम करते हैं, उनको डॉक वर्कर बोला जाता है। तो इन्होंने क्या पहनना शुरू करा, एक स्ट्रिप ट्राउजर पहनना शुरू कर दिया ताकि नोबेल में और इन क्लब के मेंबर में डिफरेंस हो जाए। ये देखिए, ये देख रहे हो ना स्ट्रिप का पहन रखा है, एक कैप भी लगा रखी है, तो ये इसलिए पहना ताकि इनमें और उनमें क्या रहे, डिफरेंस रहे, स्ट्रिप ट्राउजर बोला गया है इसको। जैकोबिन wore long strip trousers sent Cloutos to distinguish themselves from the nobles who wore knee breeches। और जो इस टाइप के कपड़े पहन के रखते थे उनको सेंट क्लूटोस बोला गया। मतलब इन लोगों ने अपने आप को क्या बोला, सेंट क्लूटोस। हम क्या है, सेंट क्लूटोस है। हम स्ट्रिप ट्राउजर पहनते हैं, एक रेड कलर की कैप लगाते हैं, उस रेड कलर की कैप से पता चलता है ये एक फर्जियन कैप होती है। रेड कलर की कैप का सिंबल है कि ये लोग आजाद हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। और इनको क्या बोला गया, इनको सेंट क्लूटोस बोला गया था, विदाउट नी ब्रीचेस, क्योंकि इन्होंने नी ब्रीचेस नहीं पहने थे। दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंट क्लूटोस, इनको सेंट क्लूटोस बोला गया। लिटरली मीन्स क्या होता है, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो बिना नी ब्रीचेस के हैं उनको सेंट क्लूटोस बोला गया था। ओके, तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा, नोबेल्स में और जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे उनमें। सेंट क्लूटोस मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप, ये रेड कैप भी पहनते थे जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, सिंबलाइज लिबर्टी। और ये जो रेड कैप थी ना, ये लिबर्टी का सिंबल थी। किसका सिंबल थी, लिबर्टी का, कि हम लोग क्या है, आजाद हो चुके हैं, हमें आजादी मिल चुकी है। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, बट वुमेन को ये चीज अलाउड नहीं थी। देखिए कुछ भी हो जाए वुमेन को तो बेचारे कहीं ना कहीं फेस चीजें करनी ही पड़ती हैं। अब यहाँ इन्होंने स्ट्रिप ट्राउजर पहना खुद को और नोबेल्स में डिफरेंशिएट करा कि हम अलग हैं और वो अलग है, हम बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं हैं। बट इसमें वुमेन्स को ये चीजें अलाउड नहीं थी कि वुमेन इस तरीके का ड्रेसअप वियर कर सके। ओके, ये देखिए, इंसिडेंट इन दिस समर ऑफ 1792, ये जो समर का टाइम पीरियड जब भी आता था ना फ्रांस के लिए, थोड़ा सा टिपिकली टाइम पीरियड आता था। मतलब ऐसा लगता था जितनी भी प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ रही है ना, वो सारी की सारी किस टाइम पीरियड की है, वो सारी की सारी ही समर के टाइम पीरियड की। 1789 में हुआ, वो भी समर का टाइम पीरियड था। 1789 के बाद में 1791 में इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एंड 1791 के बाद में 1792 में ये भी क्या टाइम पीरियड है, समर का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पर भी देखो उनके क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन समर 1792 Jacobins plan an insurance of a large number of Persians who were angered by the short supplies in high prices of food। देखिए समर का टाइम आ गया और समर में सिंपल सी बात है, फिर क्या हो गई, क्रॉप फेल हो गई, सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, और मतलब डिमांड बढ़ गई और जो उसकी सप्लाई है ना वो डाउन हो गई। डिमांड बढ़ी तो सप्लाई डाउन हो गई। इसके चलते जो वहां के पर्सन जो पीपल थे ना, जो लोग थे, उनमें बहुत ज्यादा क्या हो गया, एंगर आ गया, गुस्से में आ गए, क्योंकि शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ फूड, और प्राइस के जो फूड के जो प्राइस थे ना वो भी बहुत ज्यादा हाई हो चुके थे। अब फूड के जो प्राइस हाई होंगे तो क्या लोग उसको बाय कर पाएंगे। देखो रिचर सेक्शन तो हमेशा के लिए हैप्पी ही है, बट जो लोअर सेक्शन है वो इससे बहुत ही ज्यादा नाखुश था। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त, 10 अगस्त की रात को, सॉरी सुबह को, 10 अगस्त ऑफ द मॉर्निंग, दे स्टॉर्म द प्लेस ऑफ द ट्यूलरीज, मैस्कर द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज ऑफ सेवरल आवर्स। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे 1792 में। क्या हो गए थे, लोग बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे कि प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, फूड की शॉर्टेज आ गई थी, लोगों को खाने के लिए फूड नहीं मिल रहा था। तो इतने ज्यादा परेशान हो गए, तो उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि हम तो यहाँ इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये जो लुई 16 है ये अपने महल में बैठा हुआ आराम कर रहा है, बिल्कुल भी भाई बर्दाश्त से बाहर है।
अब हमें इसके साथ तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब हम मर रहे हैं, हम उसके सिटीजन है, हम यहाँ इतने परेशान है और वो अपने महल में मजे में बैठा हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, 10 अगस्त को वो सीधा उसके कहाँ पहुंचे, पैलेस में पहुंचे। उसका पैलेस क्या था, ट्यूलरेज लुई 16 का पैलेस था। और वहां जाकर उन्होंने सीधा क्या कर दिया, स्टॉर्म कर दिया। मैस्टर ऑफ द किंग्स गार्ड, उसके किंग जो गार्ड वगैरह थे किंग के, हटाया उसको और सीधा अंदर से उसके लुई 16 को लेकर आया, उसको ले जाकर जेल में डाल दिया कि भाई पड़े रहो तुम कुछ घंटों के लिए यहाँ पर, हम तो इतने परेशान है और तुम कैसे खुश रह लोगे, हम परेशान है तो तुम भी परेशान ही रहोगे। और उसको उठाकर जेल में पटक दिया। Later the assembly voted to imprison the royal family. Election were held. और उसके बाद फिर उन्होंने वोट करे, इलेक्शन करवाए और उसमें ये कंक्लूजन निकाला कि भाई सिर्फ राजा की उसकी पूरी फैमिली डालो, वो भी उतने ही पार्टिसिपेट है जो लुई 16 ने किया। हम सिर्फ लुई 16 की, हमारी भी तो पूरी फैमिली सफर कर रही है, तो इसकी भी पूरी फैमिली को उठाकर जेल में डाल दो। तो लुई 16 की पूरी फैमिली को उठाकर किसमें डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया कि अब बैठे रहो, तुम भी दुखी हम भी दुखी, हम तो है ही पहले सब, तुम भी दुखी रहो। ठीक है, सबको उठाकर जेल में डाल दिया। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब इलेक्शन जब दोबारा करवाए गए ना, तो उन्होंने दोबारा से वोटिंग करवाई गई और दोबारा से वोटिंग में 21 ईयर एज रखी गई कि जब जो वो लोग वोट देंगे उनकी एज क्या होगी, 21 ईयर एज होनी चाहिए। वो लोग क्या दे पाएंगे, वही लोग क्या करेंगे, इसमें वोट कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, द कॉन्वेंशन, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कॉन्वेंशन। अब जो नई नेशनल असेंबली थी ना, उन्होंने एक दूसरी असेंबली बनाई। अब जो दूसरी असेंबली बनाई गई उसका नाम रखा गया क्या, कॉन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 अबॉलिश मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। क्योंकि नेशनल असेंबली भी खत्म हो गई, उसके साथ क्या आ गई, उसके बाद कॉन्वेंशन आ गई। और कॉन्वेंशन के आते ही 21 सितंबर में 1792 में मोनार्की को, अब राजा को तो उठा के जेल में डाल दिया गया। अब राजा को जब उठा के जेल में डाल दिया गया तो अब उसकी जगह कौन संभालेगा, राजा तो जेल में गया। तो दोबारा से जो नेशनल असेंबली थी, दोबारा से जब वोट हुए तो दोबारा से वोटिंग में ये कहा गया कि अब वोटिंग राइट 21+ का होगा और इसमें सब वोट दे सकते हैं, चाहे कोई प्रॉपर्टी मैन हो या प्रॉपर्टी मैन ना हो, कोई भी, मतलब हर मैन वोट दे सकता है। ठीक है, अब कोई लिमिट नहीं थी कि किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वही वोट देगा, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं देगा। अब मतलब सब वोट दे सकते हैं, चाहे किसी के पास पैसा हो या फिर किसी के पास पैसा ना हो। तो ये चेंजेस किए गए। तो जब ये चेंजेस किए गए तो उसी को क्या बोला गया, कन्वेंशन बोला गया। ठीक है, मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। तो यही मोनार्की तो खत्म हो गई, मोनार्की तो अबॉलिश कर दी और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया, रिपब्लिक। पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी ना, वो एक ऐसे लीडर को चूज करेगी जो इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाएगा। किसके थ्रू चूज किया जाएगा, इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाएगा। अब ये सीन नहीं था कि राजा है उसके राजा की तरह चूज होगा, अब इलेक्टेड लीडर आएगा। अब गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट के बाद जो भी रूलर बनेगा ना वो इलेक्टेड लीडर बनेगा, लोग उसको चूज करेंगे और वोट देंगे, वोट के बाद वो नया लीडर बनेगा। देखो अभी सिर्फ एक ही नाम है जो फेमस है, जैकोबिन क्लब जो था वो सबसे फेमस क्लब था और उसका जो हेड था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेर, वही पर्सन सबसे ज्यादा क्या था, पॉपुलर था। तो लोग उसी को वोट करके उसी को जिता देंगे। जो आपका न्यू अब लीडर बनेगा ना, अब मोनार्की तो खत्म, अब जो न्यू लीडर बनेगा वो कौन बनेगा, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेर। क्यों, क्योंकि उसके अलावा अभी कोई इतना पॉपुलर नहीं था। तो सिर्फ वही एक ऐसा पर्सन है जो क्या बनेगा, नेक्स्ट लीडर बनेगा, तो वो गवर्नमेंट में आएगा। एक्यूजन ऑफ लुई 16 एंड मारिया एंटोनेट। अब इनका क्या हुआ, लुई 16 का और उसकी वाइफ का क्या हुआ, जिसको उठाकर जेल में डाला था। उन्होंने कहा देखो भाई इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इससे पहले बहुत धोखा दिया। याद है वो वॉर का टाइम था, हमारी कंट्री में रहकर हमें भी अटैक करवाने वाला था, तो उसको भाई फांसी देनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर एक आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया था, लुई 16 was sentenced to death for treason। treason का मतलब होता है देशद्रोह। देशद्रोही तो किया, हमारे देश में रहकर हम पर ही अटैक करवा रहा है अपने देश पर, तो देशद्रोह का उस पर आरोप लगाकर लुई 16 को सेंटेंस कर दिया, मतलब एक्सक्यूट कर दिया, फांसी पर लटका दिया। 1 जनवरी 1793, जैसा ही नया साल शुरू हुआ 1793 का, ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द कॉन्कर्ड।
दले कॉन्कर्ड में मतलब पब्लिकली लोगों के सामने उसको फांसी पर लटका दिया गया था 21 जनवरी को, नए साल शुरू होते ही। मारिया एंटोनेट ऑल्सो मेड विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। जैसे ही लुई 16 को फांसी दी गई, उसके कुछ टाइम बाद ही उसकी वाइफ को भी फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि जितना भागीदार लुई 16 था, उसकी वाइफ भी उसमें उतनी ही भागीदार थी, इसलिए दोनों को क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, दोनों को ही फांसी दे दी गई। अब लुई 16 हो गया बाय बाय टाटा, ऊपर चला गया, बाय बाय टाटा कर दिया लुई 16 ने। अब नया लीडर बनेगा, क्योंकि अब कोई बच्चा ही नहीं जो गवर्नमेंट को संभाल सके। अब कोई तो पर्सन चाहिए ना जो गवर्नमेंट को संभालेगा, वैसे खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो उसकी जगह देखेंगे कौन आएगा। वैसे मैं नाम बता चुकी हूँ, तो कमेंट में बताना कौन आएगा, ठीक है। तो आई होप ये एक फेज यहाँ पर खत्म होगा, हो ही गया ऑलमोस्ट, एक फेज खत्म हो। अब मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और उसमें अपना सॉल्यूशन पाइए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम द रेन ऑफ टेरर। टेरर मतलब आतंकवाद। एक ऐसा टाइम पीरियड आया जो पूरा आतंक का टाइम पीरियड था। हम ये भी कह सकते हैं टेररिज्म यहीं से निकल कर आया है, टेरर वर्ड से ही तो निकलता है टेररिज्म, आतंकवाद वही तो चीज है। तो जो रूट्स है ना टेररिज्म की, वो कहीं ना कहीं यहीं से निकली है। अब टेररिज्म क्या है, देखिए, द पीरियड फ्रॉम 1793 का जो टाइम पीरियड था, क्योंकि आपको पता है लुई 16 को 1793 में 21 जनवरी में इसको हैंग कर दिया गया था। तो 1793 से 1794 एक साल का जो टाइम पीरियड था वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर का था, क्योंकि जो नया लीडर आपका बना है ना वोट के थ्रू, वो कौन बना है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ये ऐसा लीडर बना जिसने सारी पॉलिसी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और उसके बदले क्या, लोगों को पनिशमेंट भी देता था। ये जो रेन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड था ना, इतना हार्ड टाइम पीरियड था, इतना हार्शली लोगों के साथ बिहेव किया जाता था कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब जैसे जैसे पढ़ोगे ना तो पूरा मतलब जैसा ये नाम है ना रेन ऑफ टेरर, आतंक, वैसा ही इसका काम भी थे। रॉबिस्फेयर इसकी पॉलिसी देख लेते हैं क्या थी। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, ex-noble and clergy, members of other political parties, even members of this own party who did not agree with his method, for arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. If the court and them guilty, they were guillotine. अब देखिए, तो रॉबिस्फेयर था ना, रॉबिस्फेयर के बहुत सारे दुश्मन थे, उसको नोबेल्स, क्लर्जी, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी ना, बहुत नफरत थी। मारा तो सिर्फ उसकी लुई 16 की फैमिली और उसको था ना, बाकी तो मेंबर बचे होंगे ना जो नोबेल से बिलोंग करते हुए, तो मतलब उसको एक आंख नहीं सुहाते थे, इतना ज्यादा बुरे लगते थे ना उसको रॉबिस्फेयर को, ये नोबेल्स और क्लर्जी की बस देखते ही मार दो, ये सीन था उसका उनके साथ। तो क्लर्जी और नोबेल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और जो अदर पॉलिटिकल पार्टी थी, मतलब मेरी पार्टी तो मुझे पसंद है, मेरी पार्टी के अलावा अगर कोई और पार्टी है तो मुझे वो पसंद नहीं है। अगर कोई बनाने की कोशिश भी करता है तो उसे भी मार दो, किसी ने आवाज उठाई उसे भी मार दो, कोई क्लर्जी है कुछ बोला उसे भी मार दो, मतलब अगर किसी ने कुछ बोला सीधा जान से मार दो। ये सीन था किसका, रॉबिस्फेयर का। इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, अगर उसकी खुद की पार्टी का मेंबर भी कुछ बोल रहा है तो मार दो, ये सीन चलता था। Who did not agree with his method for arrested, अगर उसकी खुद की पार्टी का भी मेंबर उससे एग्री नहीं है तो उसको भी क्या कर लो, अरेस्ट कर दो, इम्प्रिजन, जेल में डाल दो, और उसके बाद उसको फांसी पे लटका दो। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट को लगा कि वो गिल्टी है, उसने गलत किया है, तो उसे क्या कर दो, गुलेटाइन कर दो। अब गुलेटाइन क्या होता है, देखिए गुलेटाइन तो हमने पढ़ा कि अगर गिल्टी फेस हुआ तो गुलेटाइन क्या, ये है गुलेटाइन, मतलब लोगों को यहाँ फंसाओ, उनकी जो ये नेक है उसको इसमें डालो और ऊपर से ये ब्लेड दिख रहा है, इस रस्सी को छोड़ दो लूज, ब्लेड आएगा गिरेगा, उसकी गर्दन ऊपर, मर गया बेचारा। ठीक है, तो ये है गुलेटाइन, ये डॉक्टर गुलेटाइन ने बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, गुलेटाइन। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटाइन हु इन्वेंटेड इट, इसका नाम डॉक्टर गुलेटाइन ने बनाया था, इसलिए इसका नाम गुलेटाइन रखा गया है। If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a, हाँ अगर उसको लग रहा है कि गिल्टी है तो उसको गुलेटाइन कर दिया जाता था। और ये कैसे बना, गुलेटाइन जो है ये डिवाइस है एक, जिसमें एक ब्लेड होता है और 2 पोल्स होते हैं, ये 2 पोल्स हैं और ये एक ब्लेड है, ठीक है, विद विच अ पर्सन इज बिहेडेड, जिससे किसी भी पर्सन को बिहेडेड किया जाता था, मतलब बिना हेड के, बिना गर्दन के, छोड़ दिया, गर्दन रखी हुई है, गिरी, खत्म, गर्दन अलग उसका और उसकी जो बॉडी है वो अलग। तो ये था क्या, गुलेटाइन। तो
इससे आपको समझ आ रहा होगा कैसा पर्सन था ये रॉबिस्फेयर। अगर किसी को भी गिल्टी फेस हुई सीधा उसको जान से ही मार दो। अब इसके कुछ स्टेप्स क्या थे, स्टेप्स टेकन बाय रॉबिस्फेयर्स गवर्नमेंट। जब ये गवर्नमेंट में था तो इसने कुछ स्टेप्स उठाए थे, क्या क्या काम करे थे, कितने अच्छे अच्छे काम करे थे इसमें, वो देखते हैं। रॉबिस्फेयर्स गवर्नमेंट इशू लॉस प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस मीट एंड ब्रेड फॉर राशन। इसने कुछ ऐसे प्लान बनाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज को फॉलो करवाई थी जिसमें जो लोगों की वेजेस थी एक बराबर कर दी सैलरी, ठीक है, और जो प्राइसेस थे वो भी सारे सेम कर दिए। मीट और ब्रेड को राशन शॉप में सप्लाई के लिए भेज दिया, क्योंकि फ्रांस वगैरह में मीट और ब्रेड को ज्यादा ही मतलब खाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसने उसको क्या राशन कर दिया कि आपको अभी ये चीजें राशन की शॉप पर भी मिलेंगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ ना, वो सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ था वो किन लोगों का हुआ था, वो उन लोगों का हुआ था जो पीजेंट्स थे, किसान थे। अब इन्होंने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि आप इस प्राइस से ऊपर नहीं बेचोगे सामान को। अब उनको मान लो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा उसमें। ये इक्वालिटी लेकर आना चाहता था रॉबिस्फेयर कि सब एक बराबर हो जाए। अब देखो सोसाइटी कभी इक्वालिटी ला ही नहीं सकते आप, सब एक बराबर कैसे हो जाएंगे, कोई तो ज्यादा अर्न कर रहा है कोई कम अर्न कर रहा है। अब आप दोनों को इस तरीके से लेकर आने वाले हो, मतलब जो ज्यादा अर्न कर रहा है उसको कम दो और जो कम कर रहा है उसको ज्यादा दो। भाई वो मेहनत भी तो ज्यादा कर रहा है, ये मेहनत कम कर रहा है, तो इसलिए सोसाइटी कभी इक्वल नहीं हो सकती। आपको जो ज्यादा कमा रहा है उसकी फैसिलिटीज भी तो वैसी होंगी, कोई कम कमा रहा है उसकी वैसी होंगी। तो रॉबिस्फेयर ने क्या करा, नहीं सब एक ही चीज खाओ, आटा खा रहे हो तो सारे सारे आटा ही खाओ, कोई मैदा नहीं खाएगा। तो ये चीज तो क्या थी, गलत थी ना। तो रॉबिस्फेयर ने ये करा था जिससे लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे। देखिए, peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at price fixed by the government. लोग ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने ग्रेन्स को ले जाते, मार्केट में सेल करते, बट गवर्नमेंट ने उसका क्या कर दिया था, प्राइस को बिल्कुल ही फिक्स कर दिया था। अब तो उसको जब प्राइस फिक्स हो जाएगा तो उसको क्या प्रॉफिट मिलेगा, कुछ मिलेगा उससे, प्रॉफिट होगा उसका कुछ, कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा उससे प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स कर दिया भाई, उसकी जो लागत है वो ज्यादा लगी है उसमें, ठीक है, लागत जो है, एक्सपेंस जो है वो ज्यादा है और उसको तो लॉस हो रहा है, तो इसलिए पीजेंट वगैरह उससे खुश नहीं थे। The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the plain, the islet equality bread, a loaf made of whole wheat. जो whole wheat था उसको खाओ, व्हाइट ब्रेड आपको नहीं खानी, जो व्हाइट फ्लोर है वो यूज नहीं करना। क्यों, क्योंकि व्हाइट फ्लोर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता था और ये इक्वालिटी लेकर आना था, तो सबके सब होल व्हीट खाएंगे, व्हाइट फ्लोर कोई भी नहीं खाएगा। तो ये तो गलत है ना। तो व्हाइट फ्लोर को एक तरीके से क्या कर दिया इन्होंने, बैन कर दिया। आप सिंपल सी चीज बताओ, जो ज्यादा अर्न कर रहा है वो तो अच्छा ही खाएगा, जो कम अर्न करना है वो उसके अकॉर्डिंग खाएगा। तो ये जो चीजें करी थी ना इक्वालिटी लाने के लिए, ये गलत थी रॉबिस्फेयर ने जो करी थी। इक्वालिटी वाज आल्सो शॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। ये सिर्फ ये जो सिर्फ स्पीच और एड्रेस इक्वालिटी नहीं लेकर आना चाहता था, ये हर चीज में इक्वालिटी लेकर आना चाहता था। ड्रेसिंग सेंस के लेके खाने पीने तक की चीजों में क्या इक्वालिटी लेकर आ रहा था। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मैनिस्योर सर एंड मैडम, मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर henceforth citizen and citizen and citizen। तो यहाँ पर क्या था, इन्होंने कहा कोई भी किसी को सर मैडम नहीं बोलेगा, कोई भी किसी को सर मैडम नहीं बोलेगा, सब एक दूसरे को सिटीजन समझेंगे। मैं भी सिटीजन, आप भी सिटीजन, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, तो ना कोई किसी को सर कहेगा और ना ही कोई किसी को मैडम कहेगा। सब एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ क्या समझेंगे, नागरिक, एक सिटीजन समझेंगे। देखो ये चीजें कुछ ठीक भी है, बट जो खाने पीने वाली की चीजें करी थी वो बेकार था। किसी को भी जरा सी बात के लिए सीधा गुलेटाइन कर देना, ये चीजें गलत थी। लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे, अपने अलावा ये किसी को सुनता नहीं था। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से इसकी जो गवर्नमेंट थी ना वो डाउन चली गई थी, मतलब गिरी गई थी प्रॉपरली। जो चर्च थे इनको इसने क्या करा, चर्च को शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, और उन चर्चेस की जगह न्यू बिल्डिंग बना दी, कुछ ऑफिसेस बना दिए जिसमें लोग वर्क कर सकते थे। तो चर्च को इन्हें क्या करा, शट डाउन कर दिया, उसकी जगह न्यू बिल्डिंग को फॉर्म किया था। तो ये सारे स्टेप लिए थे किसने, किसने लिए थे, हमारे रॉबिस्फेयर ने। और उसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि रॉबिस्फेयर परसुएड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली that even his supporters began to demand moderation। इसके जो सपोर्टर्स थे ना वो मॉडरेशन की डिमांड करने लगे कि भाई ये हट सही नहीं है, इसको हटाओ, इसने तो बहुत दुखी कर दिया हमें, जरा सी बात के लिए गुलेटाइन कर देता है, किसी को कुछ सुनने। इक्वालिटी, भाई ऐसी भी कौन सी इक्वालिटी होती है जिसमें हमें खाने को ही ना मिले, जो हमारे पास है हम उसी को अच्छे से ना खा पाए तो क्या फायदा है ऐसे लीडर का। तो इसने कहा नहीं भाई ये सही नहीं है।
ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794 और इसको कन्विक्टेड साबित किया गया कोर्ट में 1794 में। इसको अरेस्ट कर लिया गया एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटाइन। इसको अरेस्ट कर लिया गया, ये देखो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, गुलेटाइन कर दिया गया। ये सारी की सारी पब्लिक इसको देख रही थी, इसको अरेस्ट किया गया और जो जिसपे इसने दूसरे लोगों को मारा था ना, खुद को भी इसको उसी पे मरना पड़ा, गुलेटाइन पे ही। और बाद में इस गुलेटाइन को बैन कर दिया गया कि कोई भी इसका यूज ना कर सके। ओके, तो ये सीन हुआ था किसके साथ में, रॉबिस्फेयर के साथ में। क्यों? क्योंकि इसने जो चीजें करी थी ना वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसने लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव किया था, लोगों को गुलेटाइन कर देना, किसी की भी बिल्कुल भी ना सुनना। तो ये सारी चीजें किसने करी थी, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर ने करी थी। और फाइनली इसको क्या कर दिया गया, फाइनली इसको ऊपर पहुंचा दिया गया, मतलब इसको गुलेटाइन कर दिया गया था। तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर भी, अब उसकी भी डेथ हो गई। तो अब जो न्यू लीडर बनेगा ना, वो देखते हैं कौन बनेगा। मतलब आप कहोगे मैम क्या चल रहा है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। हाँ, फ्रांस में थोड़ी सी चीजें हुई थी। अभी हम जिसको मोनार्की को छोड़कर आए हैं ना, अभी आप कुछ टाइम बाद देखोगे दोबारा से मोनार्की वहां पर स्टैब्लिश हो जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बाय बाय। ठीक है, और हाँ एक चीज, किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछते रहिए। और ये जो नोट्स हैं इनको प्लीज नोट कर लेना, बुक साथ में लेकर बैठा करो, अंडरलाइन करते रहा करो ताकि आपको पढ़ने में इससे इजी हो। ओके, चलिए बाय बाय।